Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying drafting, pleading and conveyancing. And next question is explain in short the various interlocutory application in civil cases. Prepare the draft also. So बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है. हमने यहाँ पे इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन सिविल केसेस में पढ़नी है. बेसिकली इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? किसी सिविल केस के दौरान जब भी कोई सिविल केस कोर्ट में होता है तो डिसीजन आने से पहले नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेड साइड से लगाई जा सकती हैं. मतलब जब भी एक सूट जो है प्रोसीडिंग में होगा, सिविल कोर्ट में होगा, तो उस टाइम पे प्लेंटिफ और डिफेंडेड नंबर्स ऑफ काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन जो है लगा सकते हैं. इन्हीं को हम इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस बोलते हैं. इनको हमने पढ़ना है और साथ में जो भी वो सारे मैटर जहाँ पे इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस लगाई जा सकती हैं उनको स्टडी करेंगे और उनका ड्राफ्ट कैसे तैयार किया जाता है, उन एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, उनको भी साथ साथ में हम यहाँ पढ़ेंगे. तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस क्या होती हैं वो सारी बताइए, तो यहाँ पे आपको बताना है. या किसी इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन पे आपको कोई ड्राफ्टिंग करने के लिए भी आ सकती है. सो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो देखिए, in civil cases from the institution of the suit till the decision of the suit, many types, different type of the application have to be presented, which are part of the pleading, such as. तो किसी भी सिविल केस में फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल सूट, जब कोई सूट स्टार्ट होता है तो डिसीजन आने तक, उस सूट के डिसीजन आने तक नंबर्स ऑफ टाइप ऑफ एप्लीकेशन आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं. इन्हीं को हम इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन बोलते हैं. ये कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे एप्लीकेशन फॉर मेकिंग पार्टी, एप्लीकेशन फॉर बेटर स्पेसिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, application for reply, application for the restoration of the suit, for the refiling, application for the setting aside ex parte order or action, application for setting aside ex parte decree, application for taking document on record, application for the amendment in issues, application for the on record of the legitimate representatives, application for the issue of commission, application for the appointment of receiver, application for the attachment arrest before the judgment, application for the temporary injunction. तो इस तरीके से किसी सूट के दौरान, ड्यूरिंग द सूट, और जब तक कि उस सूट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, इनके बीच में नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन रिगार्डिंग सच मैटर आप लगा सकते हैं. जैसे आपने किसी को पार्टी बनाना है किसी सूट में, या फिर प्लीडिंग में किसी तरीके की अमेंडमेंट की नीड है, या जो है एक्स पार्टी ऑर्डर को जो है सेट असाइड करना है, या फिर डॉक्यूमेंट कोई कॉल करना है, या फिर इशू में अमेंडमेंट करनी है, या फिर कमीशन इशू करवाना है, या रिसीवर की अपॉइंटमेंट करनी है, या फिर टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन जो है वो आप इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस के थ्रू लगा सकते हैं. तो वन बाय वन देखेंगे और उससे रिलेटेड ड्राफ्टिंग भी यहाँ पे करेंगे. तो सबसे पहले पिटीशन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर मेकिंग अ पार्टी. कई बार क्या होता है कि कोई नेसेसरी पार्टी किसी सिविल सूट में रह गई होती है. सो आप जो है एक एप्लीकेशन ड्यूरिंग सच सूट लगा सकते हैं कि इस पार्टी को भी, इस पर्सन को भी इस सूट के अंदर एक पार्टी बनाया जाए. तो उसी को हम एप्लीकेशन फॉर मेकिंग अ पार्टी बोलते हैं. मैनी अ टाइम इन प्लीडिंग it is left to make a necessary person a party as a plaintiff and a defendant, or unnecessary person is made a party. कई बार क्या होता है कि कई बार कोई इंपॉर्टेंट पर्सन एज अ पार्टी जो है छूट जाता है, या फिर किसी अननेसेसरी पर्सन को जो है ऐड कर दिया जाता है. इन सच केसेस एनी पर्सन मे बी मेड अ पार्टी और अ नेम ऑफ एनी पर्सन मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्लीडिंग एट एनी स्टेज. तो इस सिचुएशन में पार्टी को, किसी पर्सन को उस केस में पार्टी बनाया जा सकता है, या किसी पर्सन को उस केस में अगर वो नेसेसरी पार्टी नहीं है तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है एट एनी स्टेज ऑफ सच केस. नेसेसरी अरेंजमेंट इन द रिगार्डिंग हैव बीन मेड इन ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. तो इसके बारे में जो है ऑर्डर 1 रूल 10 में सीपीसी के अंडर जो है बता रखा है. सो इसके बारे में हम जो है इसमें किस तरीके से लिख रखा है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, किस तरीके से पार्टी को ऐड किया जा सकता है. अगर जो है ऑर्डर 10 में, सॉरी रूल 1 ऑर्डर 10 में यही बोला गया है कि अगर कोई रॉन्ग पर्सन जो है एज अ प्लेंटिफ बना दिया गया तो उसको रिमूव किया जा सकता है. और
अगर कोई पार्टी ऐड करनी हो तो उस पार्टी को भी ऐड वहाँ पे किया जा सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। तो किस तरीके से जो है यहाँ पे किसी पार्टी को ऐड किया जाएगा, इससे रिलेटेड ड्राफ्टिंग को अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये है आपके पास ड्राफ्टिंग इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फॉर द मेकिंग अ पार्टी, मेकिंग अ पार्टी। सो ये है आपके पास एप्लीकेशन। इससे रिगार्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर मेकिंग अ पार्टी कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। तो देखिए आप किस तरीके से बनाएंगे। ए सन ऑफ बी एज 55 ईयर, रेजिडेंट आप बता देंगे, रेजिडेंट ऑफ आप यहाँ पे पार्टीज़ के नाम यहाँ पे लिख देंगे। सभी पार्टीज़ के आपने सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखना है, जैसे इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आ गया आपका। उसके बाद आपको पता है कि किस तरीके से सिविल मैटर में जो है पार्टीज़ के नाम लिखे जाते हैं। उसके बाद प्लेंटिव डिफेंडेंट वर्सेस करके आप ऐसा कर सकते हैं। फिर आपको नीचे बताना है यहाँ पे कि नेचर ऑफ द सूट क्या है, तो आप बता देंगे नेचर ऑफ एप्लीकेशन क्या है। द एप्लीकेशन फॉर द सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर कोई पार्टी जो है वो ऐड करनी है। वो किस तरीके से करेंगे। इट इज़ द हम्बल रिक्वेस्ट ऑफ द प्लेंटिव एप्लीकेंट दैट द एप्लीकेंट plaintiff applicant has presented a suit against the defendant opposition in the court for the specific performance of the contract whose number is, ये बताएगा। तो सबसे पहले उस सूट में जो प्लेंटिफ है, अब यो एप्लीकेशन वो लगा रहा है तो अब उसका नाम एप्लीकेंट है। एक सूट पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो किससे रिलेटेड है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सूट कोर्ट में पेंडिंग है और यहाँ पे वो किसी पार्टी को ऐड कराना चाहता है, तो वो एक एप्लीकेशन लगाएगा। तो फिर इसलिए इसको एप्लीकेंट बोला जा रहा है, प्लेंटिफ एप्लीकेंट बोला जा रहा है। तो ये प्लेंटिफ एप्लीकेंट यहाँ पे बता रहा है कि सूट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है चल रहा है, जिसका नंबर ये है। that the meanwhile the property in dispute has been sold by a defendant to Mr. कोई नाम होगा which he has no right। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि अभी प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है और डिफेंडेंट ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया है और इस पर्सन का नाम यहाँ पे है जिसका कोई राइट यहाँ पे नहीं बनता कि ये सूट पेंडिंग है, तो कोई भी प्रॉपर्टी की सेलिंग तो हो ही नहीं सकती। That in view of the circumstance that buyer Mr. is a necessary party in the case, therefore it is necessary to make him party। क्योंकि अब प्रॉपर्टी उसने बेच दी है मिस्टर सी को, और हालांकि उसके पास राइट नहीं, लेकिन उसको बेच दी है, लेकिन इसलिए अब सी भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्टी बनाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे उसका क्वेश्चन यही है, इफ़ इट इज़ नॉट, इसलिए इसको इस पार्टी को भी ऐड किया जाना चाहिए इस केस में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ए और बी का मुकदमा चला हुआ है और सी के बीच में, और यहाँ पे वो किसी ई पर्सन को प्रॉपर्टी अगर बेच देता है तो सी ई को भी यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाया जाना जरूरी हो जाता है। सो इसलिए वो बोल रहा है कि if he is not made a party, the decree passed in favor of the plaintiff will not be executed and decree will become void। तो यहाँ पे plaintiff यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि कल को अगर उसके फेवर में डिक्री हो जाती है तो डिक्री को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, उसने तो प्रॉपर्टी जो है किसी ई पर्सन को बेच दी है, तो इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्टी बनाया जाना चाहिए ताकि इससे कल को प्रॉपर्टी ली जा सके। दैट टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द क्लेम इट इज़ नेसेसरी टू मेक अ मिस्टर कोई नाम रख दीजिए यहाँ पे आप ई अ पार्टी। तो कल को फिर मेरा झगड़ा जो है अब इस ई के साथ ना स्टार्ट हो जाए, तो इसी केस में उसको पार्टी बना लेना चाहिए। इसलिए इस तरीके से एक पार्टी को ऐड यहाँ पे किया जा सकता है। देयरफॉर अब वो रिलीफ क्लेम करेगा। देयरफॉर द प्लेंटिव एप्लीकेंट इज रिक्वेस्टेड टू इशू एन ऑर्डर टू मेक मिस्टर ई अ पार्टी टू द सूट एज ए रिस्पॉन्डेंट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि प्लेंटिव एप्लीकेंट ये रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से कि ऑर्डर जो दिया जाए कि इस ई पर्सन को जो है इस केस में एक पार्टी बनाया जाए एज ए रिस्पॉन्डेंट बनाया जाए यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे प्लेंटिव एप्लीकेंट के साइन आ जाएंगे, एडवोकेट के सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे प्लेस आ जाएगा और डेट यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से आप जो है किसी भी पर्सन को एज ए इम्पॉर्टेंट पार्टी किसी भी पेंडिंग सूट में ऐड कर सकते हो। इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनेगी। तो सेकंड आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द बेटर स्पेसिफिकेशन। तो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन में आप बेटर स्पेसिफिकेशन के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये उस टाइम पे लगाई जाती है जब कोई पॉइंट जो है किसी प्लेंट में मेंशन कर रखा है या रिटन स्टेटमेंट में मेंशन कर रखा है, लेकिन वो क्लियरली डिफाइन नहीं है, उसको समझना डिफिकल्ट हो रहा है, तो स्पेसिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन वहाँ पे लगाई जा सकती है। सम टाइम द प्लीडिंग डू नॉट मेक एनी पॉइंट क्लियर ड्यू टू विच इट बिकम it become difficult to answer the fact mentioned in the pleadings। it is
considered necessary for such fact to be clear. Therefore, any party can submit an application under Order 6, Rule 5 of the Code of the Civil Procedure to clarify and such fact. The original text Order 6 Rule 5 are. तो इस तरीके से यहाँ पे बता रखा है कि अगर किसी भी प्लेट में या रिटन स्टेटमेंट में कोई ऐसा पॉइंट बता रखा है जो कि क्लियर नहीं है या उसको समझना जो है मुश्किल है या उसका आंसर जो है देना मुश्किल है, तो उस कंडीशन में सीपीसी में ऑर्डर 6 रूल 5 में ये प्रोसीजर बता रखा है कि आप क्लैरिफाई कर सकते हैं उस फैक्ट को, इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन जो है लगाई जा सकती है। तो ये जो सीपीसी में ओरिजिनल टेक्स्ट के बारे में बता रखा है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद तीसरा जो इंटरलोक्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक प्लीडिंग की है, चाहे आपने प्लेट बनाई है, रिटन स्टेटमेंट बनाई है और आपको उसमें कोर्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे किसी तरीके की अमेंडमेंट की ज़रूरत वहाँ पे है, तो कोर्ट के ऑर्डर से उस प्लेट में जो आपने बनाई है कोई भी अमेंडमेंट वहाँ पे की जा सकती है। तो इसका किस तरीके से करेंगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द सूट मैनी टाइम्स सच सर्कमस्टांसेस अराइजेस विच मेक इट नेसेसरी टू गेट द प्लीडिंग अमेंडेड। कई बार ड्यूरिंग द ट्रायल, कई बार जो आपने प्लेट बनाई होती है किसी सूट में उसको अमेंड करना जरूरी हो जाता है। देयरफॉर व्हेन सच सर्कमस्टांसेस अराइज एनी पार्टी कैन प्रेजेंट एन एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग एट एनी स्टेज फॉर द ट्रायल ऑफ द कोर्ट। तो इस सिचुएशन में कोई भी पार्टी जो है एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने ला सकती है और उस एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो अमेंडमेंट करने के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर द अमेंडमेंट दैट, तो अमेंडमेंट के लिए नेसेसरी क्या चीज़ें, अगर आप प्लेट में या रिटन स्टेटमेंट में कोई अमेंडमेंट करना चाहते, किसी फैक्ट को लिखना चाहते हैं, कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। द नेचर ऑफ द प्ली डज नॉट चेंज। कोर्ट जो आपका जो मेन मुद्दा है उस सूट का वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस पॉइंट को चेंज करने से केस जो है वो अपना पूरा जो है वो केस का पूरा नज़रिया ही बदल जाए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो जो मेन प्ली जो है वहाँ पे डिमांड है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से अमेंडमेंट की जा सकती है। द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज आर नॉट जुडिशली अफेक्टेड। दोनों पार्टीज़ का जो इंटरेस्ट है, हित है, वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अमेंडमेंट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर एडजुडिकेशन, और कोर्ट को ये लगना चाहिए कि अच्छे से निर्णय देने के लिए अमेंडमेंट करना जरूरी है इस सूट के अंदर। अमेंडमेंट प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी द सूट और प्रोसीडिंग, और अमेंडमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि केस की मल्टीप्लिसिटी, बड़े सारे केस अगर किसी मैटर में आ रहे हैं तो उसमें भी अमेंडमेंट करना जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो उस कंडीशन में ऑर्डर 6 रूल 17 के अंडर जो है यहाँ पे अमेंडमेंट के अरेंजमेंट जो है किए जा सकते हैं, यहाँ पे बता रखा है। तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग इसी तरीके से जहाँ से बता रखा है किस तरीके से अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। अब अमेंडमेंट से रिलेटेड कैसे इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये है आपके पास अमेंडमेंट से रिलेटेड एक एप्लीकेशन का ड्राफ्ट, किस तरीके से आप एक अमेंडमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे बता रखा है। देखिए सूट है, यहाँ पे एक ओरिजिनल सूट जो लगा हुआ है, सूट जो कोर्ट में पेंडिंग है वो एविक्शन ऑफ प्रमाइसिस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे प्लीडिंग जो की गई है, जो प्लेंटिफ ने जो प्लीडिंग यहाँ पे की है एविक्शन ऑफ सूट से रिलेटेड, मकान मालिक ने घर को खाली करवाना है, उस कंडीशन में उसने एक प्लेंट कोर्ट में फाइल कर रखी है, लेकिन उस प्लीडिंग में कुछ करेक्शन की जरूरत है, तो वो किस तरीके से करेगा ये यहाँ पे बता रखा है। तो सबसे पहले कोर्ट का नाम आएगा, जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जयपुर सिटी आ जाएगा, पार्टीज़ के नेम एंड एड्रेस पूरे आ जाएंगे। यू नो वेरी पहले उनको कैसे बोलेंगे, क्योंकि आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उसको प्लेंटिफ एप्लीकेंट बोलेंगे, और दूसरा जो है आपके पास डिफेंडेड है, आप उसको जो है रिस्पॉन्डेड एप्लीकेंट अपोजिशन जो है जिसको आप बोल सकते हैं। अब नेचर ऑफ द सूट बतानी है, सूट फॉर एविक्शन जो ओरिजिनली चला हुआ है वो बताना होता है आपको यहाँ पे, और एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 6 रूल 17, तो आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं ऑर्डर 6 रूल 17 के अंडर, जो कि बताता है किसके कि कैसे आप जो है अपनी प्लीडिंग में अमेंडमेंट या करेक्शन जो है कर सकते हैं। देखिए, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ एप्लीकेंट दैट a plaint for the eviction of premises has been presented by the plaintiff applicant against the defended applicant in the court which is fixed for the evidence of the plaintiff। तो सबसे पहला पॉइंट आपको एप्लीकेशन में देना होता है कि ओरिजिनल केस क्या चला हुआ है, और वहाँ पे आप किसी तरीके की करेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको केस के बारे में बताना है। तो एक प्लेंट जो है, प्लेंटिफ यहाँ पे बोल रहा है थ्रू एडवोकेट कि एक प्लेंट जो है एविक्शन ऑफ प्रमाइसिस के लिए, घर को खाली करवाने के लिए प्लेंटिफ एप्लीकेंट ने अगेंस्ट द डिफेंडेड अपीलेंट जो है लगा रखी है कोर्ट में, और विच इज़ फिक्स्ड फॉर द एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, जो कि अभी जो है प्रोसीडिंग में चली हुई है, जिसमें एविडेंस अभी देना है, एविडेंस की डेट फिक्स जिसमें हो चुकी है। इट मीन्स कि केस जो है कोर्ट में पेंडिंग है एविक्शन ऑफ प्रमाइसिस से रिलेटेड। दूसरा, द प्लेंटिफ एप्लीकेंट इज सूट इज बेस्ड ऑन द प्लेंटिफ्स पर्सनल रीजनेबल गुड फेथ नीड।
तो प्लेंटिफ एप्लीकेंट ने जो सूट यहाँ पे लगाया है वो प्लेंटिफ्स की पर्सनल रीजन और गुड फेथ पे की नीड पे है। ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द सूट द रिस्पॉन्डेंट एप्लीकेंट हैज़ मेड अ प्राइवेट हाउस ऑफ हिज ऑन एंड ही हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग इन इट। तो ट्रायल के दौरान अब रिस्पॉन्डेंट ने, जो कि किराएदार है जिसने घर को किराए पे ले रखा है, उसके बारे में बता रहा है कि रिस्पॉन्डेंट ने जो अपना एक प्राइवेट हाउस वहाँ पे बना लिया है और उसमें उसने रहना भी स्टार्ट कर दिया है। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइवेट हाउस द रिस्पॉन्डेंट एप्लीकेंट नो लॉन्गर नीड टू डिस्प्यूटेड प्रीमाइसेस। अब क्योंकि उसने अपना घर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है तो रिस्पॉन्डेंट एप्लीकेंट को इस घर की डिस्प्यूटेड प्रीमाइसेस की जरूरत अब नहीं है। इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू टेक द फैक्ट ऑन द रिकॉर्ड बाय द अमेंडिंग द सूट। और ये जो चीज़ है, जो हमारे पास जो सूट यहाँ पे चल रहा है एविक्शन प्रीमाइसेस से रिलेटेड, इस चीज़ को प्लीडिंग में प्लेंट में जोड़ना जरूरी है। इसलिए अमेंडमेंट वहाँ पे चाहता हूँ, क्योंकि आप प्लेंट में चाहते हैं कि इस फैक्ट को भी ऑन रिकॉर्ड किया जाए, तो इसके लिए आपको प्लेंट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए वो यहाँ पे अमेंडमेंट की डिमांड जो है कर रहा है। देयरफॉर इट इज़ प्रेड दैट द परमिशन बी गिवन टू अमेंड द प्लेंट टू ऐड सैड फैक्ट ऑफ द सूट। इसलिए वो कोर्ट से प्रे कर रहा है कि परमिशन दी जाए अमेंडमेंट की, ताकि इस फैक्ट को ऐड किया जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोर्ट में पेंडिंग है और पेंडिंग सूट के दौरान जो है उसने एक घर बना लिया है, तो एक नया फैक्ट सामने आया है और प्लेंटिव चाहता है कि इस फैक्ट को भी वो अपनी प्लेंट में ऐड करे। तो इसके लिए उसको अमेंडमेंट की एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी है। अब सीधा है यहाँ पे आप प्लेंटिव एप्लीकेशन साइन करेंगे और उसके बाद जो वेरिफिकेशन आप कर देंगे। वेरिफिकेशन आपको पता है किस तरीके से कहते हैं कि जो भी कॉलम वो बोल रहा है वो उसके नॉलेज में बिल्कुल सही है, ठीक है, और इस तरीके से वो सिग्नेचर करेगा। उसके एडवोकेट के सिग्नेचर होंगे, फिर प्लेस का नाम होगा और डेट वहाँ पे लिख दी जाएगी। नेक्स्ट आपके पास इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन जो है वो है एप्लीकेशन फॉर द रिप्लाई। तो जिस तरीके से एक प्लेंटिव जो है वो अपनी प्लेंट में अमेंडमेंट करवा सकता है, उसी तरीके से डिफेंडेड भी जो है अपने रिप्लाई में, अपने रिटन स्टेटमेंट में किसी तरीके की अमेंडमेंट कर सकता है। ये जो है और एक एप्लीकेशन जो है इंटरलोक्यूटरी हो सकती है। इट इज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ द रिटन स्टेटमेंट रिप्लाई क्लेम काउंटर क्लेम दैट द फैक्ट मेंशन इन द प्लेंट आर आंसर्ड इन इट। तो जनरल रिटन स्टेटमेंट में क्या होता है कि प्लेंट में जितने भी फैक्ट होते हैं उनको आंसर किया जाता है। यू नो वेरी वेल द आंसर कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आपका आंसर होगा वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव। आप चीज़ों को एडमिट भी कर सकते हो, आप डिनाई भी कर सकते हो। बट सम टाइम अ न्यू फैक्ट इज रेज्ड बाय द डिफेंडेड इन द रिटन स्टेटमेंट। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिए, लेकिन ड्यूरिंग द सूट कोई नया फैक्ट जो है सामने आता है जिसको रिटन स्टेटमेंट में डिफेंड बताना जो है जरूरी है रिटन स्टेटमेंट में, विच बिकम नेसेसरी फॉर द प्लेंटिव टू आंसर। और इसको जो है प्लेंटिव को आंसर करना भी जरूरी है। देयरफॉर इन सच केसेस एन एप्लीकेशन फॉर द सब्सिक्वेंट प्लीडिंग कैन बी प्रेजेंटेड बाय द प्लेंटिव अंडर द ऑर्डर 8 रूल 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो इस सिचुएशन में तो जो इसको सब्सिक्वेंट प्लीडिंग बोल सकते हो, इस सिचुएशन में ऑर्डर 8 और 9 के ऑर्डर 8 रूल 9 के अंडर सीपीसी में जो है एप्लीकेशन लगा के आप अपनी रिटन स्टेटमेंट को भी क्या कर सकते हैं, अमेंड यहाँ पे कर सकते हैं, जिसको सब्सिक्वेंट प्लीडिंग यहाँ पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास application for the restoration of the suit. The presence of the plaintiff or his advocate is necessary on the date of hearing of the suit. If neither of these remain present, the suit is dismissed in the absence of the parties. तो कई बार क्या होता है कि प्लेंटिव या उसके एडवोकेट की प्रेजेंस जो है पर्टिकुलर हेयरिंग पे होना जरूरी होता है। उस सूट में या तो एडवोकेट प्लेंटिव के बिहाफ में कोर्ट में हाजिर हो जाए या फिर प्लेंटिव भी वहाँ पे आए, ये चीज़ें जरूरी होती हैं। इफ़ नीदर ऑफ दिस रिमेन, अगर उनमें से कोई भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है उस दिन, तो सूट जो है डिसमिस हो सकता है फॉर द इन द अब्सेंस ऑफ पार्टी। दिस इज कॉल्ड डिसमिसल ऑफ द सूट। इसको डिसमिसल ऑफ द सूट बोला जाता है, जिसको आदम हाजिरी एंड द आदम पैरवी भी जिसको हम बोलते हैं। इन सच सिचुएशन एन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड बाय द प्लेंटिफ अंडर ऑर्डर 9 रूल 4 ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ द सूट द नेक्स्ट ऑफ द रूल। तो इस सिचुएशन में अगर एक पर्टिकुलर डे पे हेयरिंग फिक्स थी, उस हेयरिंग पे ना तो एडवोकेट आया, एडवोकेट को आना पड़ता है मतलब, लेकिन वो भी नहीं आ पाया और प्लेंटिफ भी वहाँ पे नहीं आ पाया, तो दोनों ही पार्टियाँ उस पर्टिकुलर डेट पे नहीं आती हैं, तो कोर्ट जो है उस केस को डिसमिस कर सकती है। और अगर केस डिसमिस हो जाता है तो प्लेंटिफ के थ्रू या उसका एडवोकेट थ्रू एप्लीकेशन लगाई जा सकती है फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द सूट, ताकि सूट को फिर से बहाल किया जा सके। इसको रेस्टिट्यूशन ऑफ सूट जो है यहाँ पे बोलते हैं।
नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन फॉर द यूनिलैटरल एक्शन और सेटिंग असाइड द डिक्री। कई बार ऐसा होता है कि आपकी डिक्री को सेट असाइड कर दिया जाता है। उस सिचुएशन में किस तरीके से एप्लीकेशन लगा सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। जस्ट एज अ प्लेंटिव हैज़ टू प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ द हियरिंग ऑफ द सूट, सिमिलरली द डिफेंडेड हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑन द डे ऑफ द हियरिंग। जिस तरीके से प्लेंटिव को कोर्ट में पर्टिकुलर डे पे या उसके एडवोकेट को कोर्ट पे हाजिर होना होता है, उसी तरीके से डिफेंडेड को भी पर्टिकुलर डेट ऑफ हियरिंग पे हाजिर होना होता है। इफ़ द डिफेंडेड और हिज एडवोकेट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ द हियरिंग, एन एक्स पार्टी ऑर्डर कैन बी पास्ड अगेंस्ट द डिफेंडेड। तो अगर जिस दिन हेयरिंग की डेट फिक्स है उस दिन ना तो डिफेंडेड वहाँ पे आता, ना उसका एडवोकेट कोर्ट में प्रेजेंट होता, तो उस कंडीशन में एक्स पार्टी ऑर्डर दिए जा सकते हैं और एक्स पार्टी डिक्री वहाँ पे अगेंस्ट द डिफेंडेड वहाँ पे पास की जा सकती है। इन सच सिचुएशन द डिफेंडेड कैन सबमिट एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर रूल अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 ऑफ द ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ द कोड ऑफ प्रोसीजर। तो इस कंडीशन में जो है डिफेंडेड जो है उसके एडवोकेट के थ्रू जो है एक सेटिंग असाइड ऑफ द एक्स पार्टी डिक्री के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। तो देखिए दो एप्लीकेशन है। अगर प्लेंटिव जो है पर्टिकुलर हेयरिंग को मिस कर जाता है या उसका एडवोकेट, तो रेस्टोरेशन ऑफ सूट के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। अगर डिफेंडेड वहाँ पे पर्टिकुलर डेट ऑफ हेयरिंग पे नहीं पहुँच पाता या उसका एडवोकेट नहीं पहुँच पाता है, तो एक जो है एक्स पार्टी डिक्री उसके अगेंस्ट जा सकती है, जिसको वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है एडवोकेट के थ्रू और सेटिंग असाइड दर जो है एक्स पार्टी डिक्री वहाँ पे करवा सकता है। इससे रिलेटेड किस तरीके से एप्लीकेशन बनाएंगे ये यहाँ पे देखते हैं। तो ये है आपके पास एप्लीकेशन फॉर द सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री कोर्ट सिविल जज। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखेंगे, द सिविल जज जूनियर डिवीज़न कानपुर आ जाएगा। उसके बाद पार्टीज़ के नाम आ जाएंगे एज यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे आप बताएंगे, डिफेंडेड बताएगा कि क्यों, पहले वो आप उस केस के बारे में बताएगा जहाँ पे वो केस चल रहा था और कब जज साहब ने किस तरीके से उसको एक्स पार्टी डिक्री उसके अगेंस्ट वहाँ पे पास कर दी, वो बताएगा और वहाँ पे रिलीफ डिमांड करेगा उस केस को फिर से स्टार्ट करने का। सो देखिए, तो पार्टीज़ के नाम हो गए, आपको बताना है सूट फॉर द रिकवरी ऑफ 20,000 ये होगा। एप्लीकेशन के पर्पज से है वो बताएंगे। एप्लीकेशन ओरिजिनल सूट जो है 20,000 का है, लेकिन यहाँ पे वो एक्स पार्टी डिक्री उसके अगेंस्ट आ गई, तो वो एप्लीकेशन कोड में लगा रहा है। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट द रिस्पॉन्डेड ओपोनेंट दैट। मतलब यहाँ पे क्योंकि रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेड ने यहाँ पे पर्टिकुलर डेट ऑफ हियरिंग पे नहीं पहुँचा है, तो डिफेंडेड जो है यहाँ पे बोल रहा है दैट द प्लेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय द प्लेंटिफ अगेंस्ट द रिस्पॉन्डेड इन द कोर्ट। इस के कोर्ट में जो है एक प्लेंट जो है प्लेंटिफ ने अगेंस्ट द रिस्पॉन्डेड लगाई है। पहली बात वो ये बता रहा है that the last date of the appearance in the said suit was fixed on the 10 December 2014। अब ये बता रहा है कि लास्ट डेट जो है कोर्ट में आने की जो थी वो 10 सितंबर 2014 थी। that the respondent suffered a sudden heart attack on the 10th December September 2014 ड्यू टू विच ही couldn't appear in the court। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जिस दिन हेयरिंग लास्ट डे अपीयरेंस का था उस दिन जो है उस रिस्पॉन्डेंट को जो है या डिफेंडेड को जो है जो हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सका। दैट द रिस्पॉन्डेंट एडवोकेट कुड नॉट इवन अपीयर इन द कोर्ट ड्यू टू ही इज गोइंग आउट। हाल वो खुद भी हाजिर नहीं हो सका और उसका जो रिस्पॉन्डेंट का जो एडवोकेट था वो भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सका क्योंकि वो कहीं पे बाहर था। दैट द ऑर्डर ऑफ द एक्स पार्टी एक्शन हैज़ बीन पास्ड बाय द कोर्ट अगेंस्ट द रिस्पॉन्डेंट। तो इसलिए कोर्ट ने क्या किया कि एक्स पार्टी एक्शन ले लिया डिफेंडेड के अगेंस्ट और एक्स पार्टी डिक्री जो है रिस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट वहाँ पे दे दी। दैट देयर हैज़ बीन अ सफिशिएंट कॉज फॉर द रिस्पॉन्डेंट्स फेलियर टू अपीयर इन द कोर्ट, रिस्पॉन्डेंट इज सबमिटिंग मेडिकल इफेक्ट लेटर। यहाँ पे अब वो बता रहा है कि वो उसके पास एक सफिशिएंट कॉज है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर डेट ऑफ हियरिंग पे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका और वो साथ में अपने मेडिकल इफेक्ट लेटर भी जो है साथ में लगा रहा है। That as soon as the respondent came to know of the ex party's action, he is immediately presenting an application in the court to set him aside। तो जैसे यहाँ पे वो बता रहा है कि जैसे उसको पता चला कि उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी एक्शन हुआ है तो उसी दिन उसने एप्लीकेशन जो है लगा दी है सेटिंग असाइड फॉर सच एक्स पार्टी ऑर्डर। That if the ex party order passed against the respondent is not set aside, he will suffer great loss। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि अगर एक्स पार्टी ऑर्डर जो है उसके अगर उनको सेट असाइड नहीं किया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस वहाँ पे
होगा। तो अब यहाँ पे वो रिलीफ मांगेगा। देयरफॉर इट इज प्रेयड दैट आफ्टर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट एन ऑर्डर टू सेट असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर अगेंस्ट हिम शुड बी इशूड ऑन द 10th दिसंबर 2014। तो देखिए एक्स पार्टी क्योंकि वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया, एक्स पार्टी डिक्री दे दी, मीन्स प्लेंटिव को वहाँ पे इस केस में जो है डिक्री दे दी कि आप जीते इस केस में। तो क्योंकि उसने बताया कि उस पर्टिकुलर डेट पर क्यों हाजिर नहीं हो सका, तो यहाँ पे वो रिलीफ यही मांग रहा है कि एप्लीकेशन जो है रिस्पोंडेंट की उसको एक्सेप्ट किया जाए, जो एक्स पार्टी ऑर्डर या फिर एक्स पार्टी डिसीजन जो दिया गया है उसको सेट असाइड किया जाए, जो कि 10 सितंबर 2014 को दिया था। इस तरीके से वो एक एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में अगर नॉन अपेयरेंस के कारण अगर उसका केस जो है क्लोज कर दिया है प्लेंटिव के फेवर में, फाइनल डिसीजन अगर सुना दिया गया है। तो फिर उसके बाद सिग्नेचर होंगे रिस्पोंडेंट एप्लीकेंट के, यहाँ एडवोकेट के सिग्नेचर होंगे, जगह का नाम होगा, डेट आ जाएगी यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच।